CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम जो है इंडियन इकोनॉमी के पार्ट 1 यानी आपके पार्ट 1 से डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट MCQs, और साथ साथ और भी फैक्ट्स को जानेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी रहेगा। तो लास्ट तक देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हैं, और अगर आप हमारे बैच को नहीं ज्वाइन किया तो कर सकते हैं, जिसमें आपके लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़, फुल टाइम टेस्ट सीरीज़ जो है दी जाएगी। और याद रखिएगा यहाँ पर 100+ टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है, और फुल फ्लेज जो टेस्ट सीरीज़ है यहाँ पर 10+ आपको दिया जाएगा। अगर हम बात करें, आपके 2 से ढाई घंटे आपकी रोज़ क्लासेस रन करती है, जिसमें कि मैं आपको इकोनॉमिक्स वाला पार्ट कवर करवाती हूँ और सर आपके मैथ्स और स्टैट्स का पार्ट जो है कवर कराते हैं। ठीक है, ये बैच सिर्फ आपको 2199 में अवेलेबल है। ठीक है, तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, कांटेक्ट कर लीजिएगा 8920775507 पे। ठीक है, ये बैच आपको अवेलेबल हो जाएगा। और याद रखिएगा कि 5 साल से हम CUET एम इकोनॉमिक्स की तैयारी करवा रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट हुए, जैसे बेस हो गया, IFT हो गया, उसके बाद जो है कि DSC, JNU, BHU। ठीक है, तो इस साल हमारे साथ आप प्रिपरेशन करिए और आपके टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में आपको ज़रूर एडमिशन मिलेगा, इसकी गारंटी हम देते हैं। तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके बैच ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आपके क्वेश्चन पे। ठीक है, सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया रेफर्स टू। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट क्या है आपके, तो जब आपके पब्लिक एंड प्राइवेट जो सेक्टर है वो आपका अगर को एग्जिस्ट करे एक साथ, उसको हम बोलते हैं आपके मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो जो आपके इंडिया जो अडॉप्ट करता है मिक्स्ड इकोनॉमी का जो मॉडल, ये आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956, इसमें हम जो है कि आपके मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है उसको अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा कि हम आपके प्राइवेट यानी आपके अगर हम बात करें प्रॉफिट एज वेल एज आपके वेलफेयर, दोनों एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। और जो आपका वेलफेयर वाला एस्पेक्ट यानी सोशलिस्ट जो पैटर्न ऑफ सोसाइटी है, इसका कंसेप्ट हमने USSR से आपके लिया है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है, इसके अंतर्गत आपके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों आपके आती है, और इस कंसेप्ट का जो एडॉप्टेशन है वो हमने किया है आपके इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 में। अच्छा, पेपर में एक और क्वेश्चन पूछता है कि आपके जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन कब आई थी, तो याद रखिएगा कि 1948 में आई थी। ये चीज़ आपके याद रखना है। ओके, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा आपके करेक्ट हो जाएगा बी वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हु कंसिडर द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, किसको जो है कि इंडियन प्लानिंग का आपके फादर कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, महल नोबिस को, दादा भाई नौरोजी को, M विश्वेश्वरैया को। तो याद रखिएगा कि इंडियन प्लानिंग के जो आपके फादर कहे जाते हैं वो आपके M विश्वेश्वरैया कहे जाते हैं। इनकी बुक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके पेपर में कभी कभी जो है बुक भी पूछ देता है, जैसे आपके दादा भाई नौरोजी की पॉवर्टी एंड वन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और भी जो बुक्स है उसको पूछता है। तो इसी तरीके से आपके M विश्वेश्वरैया का बुक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जो कि 1934 में आई थी। इन्होंने फर्स्ट टाइम सजेस्ट किया था प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, किस तरीके से प्लान तरीके से हम जो है कि इकोनॉमी को डेवलप कर सकते हैं। उसकी बात जो है आपके M विश्वेश्वरैया ने की थी अपने बुक जो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और जो है कि प्लानिंग कमीशन वॉज सेटअप इन 1950, और प्लानिंग कमीशन 1950 में अंडर जवाहरलाल नेहरू के चेयरमैनशिप में बनाई जाती है। ये भी पूछा जाता है कि प्लानिंग कमीशन का जो गठन है वो कब होता है, तो 1950 में होता है। ठीक है, और हु वॉज कंसिडर एज द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग, तो आपके M विश्वेश्वरैया थे, जिनकी बुक का नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934। ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नीति आयोग रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। ठीक है, प्लानिंग कमीशन जिसको पहले जाना जाता था, जो कि एक आपके थिंक टैंक है आपके, तो नीति आयोग जिसको हम बोलते हैं, इसको रिप्लेस किस वर्ष जो है किया गया था, तो 1 जनवरी 2050 को। ठीक है, 2015 को आपके नीति आयोग का जो है गठन हुआ था, और इसके जो चेयरमैन होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये एक थिंक टैंक है जो कि गवर्नमेंट को आपके सुझाव देती है। ठीक है, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो सजेशन है वो देती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स को बनाती है नीति आयोग। ठीक है, तो यहाँ पर नीति आयोग का जो गठन है वो आपके 1915 में यानी 1 जनवरी 1915 को
हुआ था। चलिए तो इसको देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा आपके एक्सप्लेनेशन। प्लानिंग कमीशन का जो सेटअप हुआ था वो 1950 में हुआ था, जो कि रिप्लेस कर दिया जाता है नीति आयोग के द्वारा, जिसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसका जो गठन है वो आपके 1 जनवरी 2015 हुआ था। नीति आयोग एक्ट एज अ पॉलिसी थिंक टैंक, ठीक है, जबकि इसके पहले जो प्लानिंग कमीशन था वो सेंट्रलाइज प्लानिंग बॉडी था, जबकि ये क्या है, थिंक टैंक है जो गवर्नमेंट को सुझाव देती है। ये ईयर बहुत बार पूछता है, इसको याद रखना है। और प्लानिंग कमीशन कब गठित हुआ था? 1950 में, जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द हाईएस्ट शेयर इन इंडियाज जीडीपी। ठीक है, तो भारत की जीडीपी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट शेयर किसका है? याद रखिएगा कि सर्विस सेक्टर का। ठीक है, सर्विस सेक्टर का हाईएस्ट शेयर है। सर्विस सेक्टर में आपके आईटी, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, ये सभी चीज़ें आ जाती हैं। और ये लगभग जो है कि 2023-24 में आपकी 55% कॉन्ट्रीब्यूट कर रही थी। ठीक है, जीडीपी में। ठीक है, जीडीपी में उसका शेयर कितना था? 55%। और एग्रीकल्चर का लगभग 18% के आसपास था। और इंडस्ट्री का जो है 27% के आसपास आपके कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, अगर सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो आपकी इकोनॉमी जो है डेवलप्ड होती जाएगी, ये चीज़ आपके याद रखनी है। और सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स किस में इन्वॉल्व है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में अभी भी हमारा सबसे ज़्यादा वर्कफोर्स इन्वॉल्व है, और वहीं आपका डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी पाया जाता है। ठीक है, तो 55% अप्रॉक्सीमेट जो इंडिया के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है? सर्विस सेक्टर का। 18% जो है आपके एग्रीकल्चर का, और इंडस्ट्री का लगभग 27% जो है कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है। नेक्स्ट हमारा द टर्म ऑफ हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये लोएस्ट ग्रोथ रेट है, मतलब एक तरीके से आपकी स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो ये हम किस टाइम पे देखते हैं? 1950 से लेकर के 1980 के आसपास तक का जो टाइम पीरियड है वो आपके अगर हम बात करें हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहा जाता है। और इसको देने वाले थे राज कृष्णा। इस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के वर्ड को मतलब बोलते हैं। और ग्रोथ आप देखोगे कि लगभग 3.5% पर एनम के आसपास थी। ठीक है, बिफोर लिबरलाइजेशन, जब आपके एलपीजी आया था उसके पहले लगभग एक जैसा ही आपके ग्रोथ रेट मिलता था, इसीलिए इसको हम लोग हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, और इस जो ये वर्ड है स्पेशली जो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है, इसको जो है कि राज कृष्णा के द्वारा दिया गया था 1970s के आसपास। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है कि 3.5% पर एनम के साथ हमारा जीडीपी ग्रोथ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो लाइसेंस एंड परमिट जो कोटा राज था, इसकी वजह से गवर्नमेंट का हैवी कंट्रोल था ओवर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, प्रोटेक्शन की पॉलिसी हमने अपनाई थी, हाई टैरिफ लगाया था हमने। ठीक है, लो इन्वेस्टमेंट था इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर था, पॉपुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी। तो इसकी वजह से हमारा जो ग्रोथ रेट था वो काफ़ी ज़्यादा आपके लो था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ जनरली फाउंड इन, किस सेक्टर में आपके डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है? तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आपके डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट है। ठीक है, तो मोर वर्कर्स एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड। मान लीजिए कि एक ज़मीन है, ठीक है, इस पर आपके 10 लेबर की हमें ज़रूरत है, पर यहाँ पर जो है 50 लेबर अगर काम कर रहा है, तो ये जो 40 बच गए वो आपके क्या हैं? 40 जो है कि आपके एक तरीके से डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आएंगे, यानी उनकी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो आपकी ज़ीरो होगा, लीडिंग टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज़ ज़ीरो। ठीक है, उनसे आपकी कोई प्रोडक्टिविटी ज़्यादा निकल नहीं पाएगी। ठीक है, एक चीज़ आ गया। तो अक्सर ही एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि एक ज़मीन होता है, उस पर कम से कम घर के 50-60 लोग काम कर रहे होते हैं, तो उससे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, मतलब हर व्यक्ति पे आप प्रोडक्टिविटी देखोगे तो उतनी ज़्यादा तो होगी नहीं, तो आपकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या होने लगती है? कम होने लगती है, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को मतलब उस पर लगाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ऑर्गेनाइजेशन रिलीजेस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को जो है किसके द्वारा आपके दिया जाता है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, इसके द्वारा जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक को जो है पब्लिश किया जाता है ट्वाइस अ ईयर, एक साल में 2 बार। बहुत बार पूछता है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है ये आपके कितनी बार आता है? तो हर साल में 2 बार आपके आता है। ये प्रोवाइड करता है ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ के प्रोजेक्शन को, कि क्या आपके जीडीपी ग्रोथ चल रहा है इंडिया का, या फिर यूएसए का, या फिर यूके का। ठीक है, और इन्फ्लेशन का ट्रेंड क्या है?
ठीक है। ये सारी चीज़ें को जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बताता है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ठीक है। आपके पेपर में अक्सर ये भी पूछता है कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं साथ साथ उसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, इसकी स्थापना आपकी कब हुई? 1944 में हुई है, 1944 में। ठीक है, जुलाई में। ठीक है, जुलाई में आपकी हुई है। ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुआ था यूएसए में, उसके अंतर्गत हुआ है। और अगर हम बात करें औपचारिक तौर पे जो शुरुआत हुई, यानी ऑफिशियल तौर पे जो इसका स्टार्टिंग होता है, वो आपके होता है 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है आपके कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी में इसका जो है आपके हेड क्वार्टर है। ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का शुरुआत 1945 में हुआ था, पर आपके यहाँ पर अगर हम बात करें स्थापना का जो ईयर है वो 1944 जुलाई में है। ठीक है। और कौन से सम्मेलन के तहत हुआ था? ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस, जो कि यूएसए में है, और इसका हेड क्वार्टर आपके है वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक की, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसका ही एक पार्ट है। और ये भी जो है कि आपके इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ ही बना था 1944 में जुलाई में, और ये भी ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में बना था। और ऑफिशियली इसकी शुरुआत होती है 1945 में। और इसका भी जो आपके हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन, ठीक है, डीसी में। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी शुरुआत आपके 1 जनवरी 1995 को हुई थी, 1995 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है आपके स्विट्ज़रलैंड जिनेवा में। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड एंड जिनेवा में इसका आपके है। और ये आपके इसके पहले किस नाम से जाना जाता था? गेट। ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये 1948 में इसकी जो है स्थापना आपके हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत आपके 1965 में हुई थी। ठीक है। और इसका जो हेड क्वार्टर है HQ यानी हेड क्वार्टर आपके USA न्यूयॉर्क में है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके क्वेश्चन। ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया मेनली रिलेटेड टू, तो यहाँ पर जो ग्रीन रिवोल्यूशन है जो कि 1966 के आसपास हुई थी, और अक्सर इसमें हम देखते हैं कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी सक्सेसफुल रहा था। इसके अंतर्गत हम जो है कि हैवी अमाउंट में आपके इरिगेशन का यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का उपयोग किया जाता है, और वीट का जो राइस एंड वीट, इसका जो प्रोडक्शन है आपके बढ़ता है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 में आया था MS स्वामीनाथन के द्वारा। ठीक है, लाया गया था भारत में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इसके अंतर्गत जो है राइस एंड वीट का जो प्रोडक्शन है वो आपके इंक्रीज़ करता है। ठीक है, तो ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 to 70s के अंतर्गत आता है MS स्वामीनाथन के द्वारा। इसके अंतर्गत उन्होंने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को लाया, इरिगेशन, हैवी इरिगेशन की बात की, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की बात की, और ये ज़्यादातर आपके सक्सेसफुल रहा था पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में। ठीक है, यूपी के वेस्ट में। और इसमें जो है किसका प्रोड्यूस बढ़ता है? आपके वीट एंड राइस का प्रोड्यूस जो है बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डायरेक्ट टैक्स इन इंडिया? आपके कौन सा डायरेक्ट टैक्स नहीं है? GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है, दैट इज़ रिग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे आप देखते हो कि अगर हम बात करें सभी इनकम ग्रुप पे एक जैसा इसका टैक्स लगता है, ये रिग्रेसिव नेचर का होता है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके हाई इनकम ग्रुप से कम टैक्स लगाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर आपकी इनकम है, तो आप देखोगे कि हाई इनकम से कम टैक्स और कम इनकम वाले से ज़्यादा टैक्स, है ना। तो ये रिग्रेसिव नेचर का है, इनडायरेक्ट है, डायरेक्टली कलेक्ट नहीं करती गवर्नमेंट, ये इनडायरेक्ट वे में करती है। और ये आपके 1 जुलाई 2017 को आपके GST जो है आया था। ठीक है, तो डायरेक्ट जो टैक्स होता है, जैसे इसका इनकम टैक्स हो गया, वेल्थ टैक्स हो गया, कॉरपोरेट टैक्स हो गया, दीज आर डायरेक्ट टैक्स, जबकि GST आपकी क्या है? एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1 जुलाई 2017 को ये आपके आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट वाला है, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री रिकॉर्ड्स। तो ये क्या रिकॉर्ड करती है?
तो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, ठीक है, चाहे आपके करंट अकाउंट में हो चाहे कैपिटल अकाउंट में हो, सभी जो है, और ईरन एंड ओमिशन, ये सभी आपके इंक्लूड होते हैं। एक दिन हम इस पर पर्टिकुलर वीडियो कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे इकोनॉमिक जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत आ जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंतर्गत बैलेंस ऑफ ट्रेड भी आता है। जब हम देखते हैं कि आपका एक्सपोर्ट, ठीक है, एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इम्पोर्ट है, तो आपका फेवरेबल है बैलेंस ऑफ ट्रेड, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। और अगर आपका इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से तो आपके लिए अनफेवरेबल है, और इक्वल है तो ठीक ठाक है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज़ द पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक वाइडर कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत हम ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन देखते हैं विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इसी तरीके से हमारे बैच को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। एट वेरी मिनिमम प्राइस ये बैच आपको अवेलेबल है, और सारे कंसेप्ट्स को हम क्लियर करते हैं जो कि आपके आने वाले पेपर में भी हेल्पफुल कर रहेगा, साथ साथ यूजीसी नेट के पेपर के लिए भी आपको मदद करेगा। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।